बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है टिक डिसऑर्डर के ऊपर और ये हमारा डीएसएम की कैटेगरी का लेक्चर नंबर 12 है। टिक डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसको पेरेंट्स जल्दी रियलाइज़ नहीं करते, समझ नहीं पाते कि ये कोई डिसऑर्डर है। उनको लगता है बच्चे में कोई बिहेवियरल इशू है, ये जानबूझ के ऐसी हरकतें करता है या ऐसी आवाज़ें निकालता है। 2 चीज़ें मैंने बताई, या तो ऐसी हरकतें करता है या ऐसी आवाज़ें निकालता है जो उनको लगती हैं कि ये बदतमीज़ी है। अब वो क्या हरकतें हो सकती हैं, जैसे वो आइज़ को बार-बार ब्लिंक करता है बात करते हुए, या बात करते-करते सर को ऐसे झटकता है, या गर्दन को ऐसे स्ट्रेच करता है, या शोल्डर्स को कोई मूवमेंट देता है, जो मैं आपको वीडियोज़ में भी थोड़ी बहुत क्लिप्स वगैरह भी दिखाऊँगा। या जैसे नाक चढ़ाना जिसको बोलते हैं, नाक से ऐसी शक्लें बनाता है, ठीक है? चेहरे के मसल से ऐसी शक्लें बनाता है बात करते हुए, कि आपको लगता है यार ये थोड़ा ऑकवर्ड हो रहा है, ये क्यों इस तरह की मूवमेंट्स कर रहा है? या आवाज़ें निकालता है, जैसे बाज़ औक़ात बात करते-करते गला बार-बार साफ़ करते हैं, ऐसे करते हैं, हर बार थोड़ी देर बाद बात करते करते हैं। या ग्रंटिंग एक होती है, एक आवाज़, एक सख्त सी आवाज़ होती है। या स्निफिंग बोलें आप, कि जिसको सूंघना बोलते हैं। मतलब बात करते-करते वो नाक ज़ोर से खींचते हैं कि जैसे कुछ सूंघ रहे हैं, और वो हर थोड़ी देर बाद बार-बार हो रहा होता है, ठीक है? या येल्पिंग एक चीज़ है, आप इसको भी गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब पे इसकी वीडियोज़ भी देख लीजिएगा, ठीक है? ये इस तरह की आवाज़ें निकालना, या इस तरह की मूवमेंट्स करना, जो बच्चे के लिए भी Wow. एम्बैरेसिंग हो जाए सोशल सिचुएशन के अंदर, और पेरेंट्स के लिए भी एम्बैरेसिंग हो जाए। लेकिन ये जो मूवमेंट्स हैं, ठीक है? जो बॉडी की हैं, या जो आवाज़ें वो निकालता है, ये बार-बार होती हों, ठीक है? इनका कोई पैटर्न ना हो, नॉन रिदमिक हों, तेज़ होती हों, बगैर किसी वजह के होती हों, और ये बच्चे के कंट्रोल में ना हो। आपने उसको बार-बार सिखाया, बार-बार समझाया, पर फिर भी ये उसके कंट्रोल में नहीं आ रही। अगर आप इसके ऊपर कोई मूवी देखना चाहते हैं, तो आप हिचकी मूवी देखें, ठीक है? ये रानी मुखर्जी की है, उसमें रानी मुखर्जी को ये टिक डिसऑर्डर है। ये मूवी अगर आप देखेंगे तो आपको ये डिसऑर्डर और आसानी से समझ आ जाएगा। अब हम इसको साइकोलॉजिकली और एकेडेमिकली समझते हैं। अगर आप इसको डीएसएम-5 टीआर के अंदर देखेंगे, टिक डिसऑर्डर की वहाँ जो उन्होंने डेफिनेशन लिखी हुई है, वो है सडन, रैपिड, रिकरेंट और नॉन रिदमिक वोकल और मोटर मूवमेंट्स, ठीक है? वोकल मूवमेंट्स वही जो आवाज़ों की फॉर्म में हो, और मोटर मूवमेंट्स जो बॉडी के मसल्स की फॉर्म में हो, ठीक है? बॉडी के मसल्स की स्ट्रेचिंग या उनकी कोई हरकतें, मूवमेंट, ये हो, सडन हो, अचानक हो, रैपिड हो, तेज़ हो, ठीक है? रिकरेंट हो, बार-बार होती हो, नॉन रिदमिक बोलते हैं अनप्रेडिक्टेबल। आपको ये ना पता हो कि यार ये 1 घंटे बाद होगी, 2 घंटे बाद होगी, अभी हुई है, अभी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? मतलब ये कभी भी आ सकती है, किसी भी टाइम आ सकती है, अनप्रेडिक्टेबल हो। अब अगर आप इसको डीएसएम के अंदर नीचे देखेंगे, टिक डिसऑर्डर के अंदर उन्होंने इस डिसऑर्डर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 3 डिसऑर्डर्स में, फर्दर डिसऑर्डर में डिवाइड कर दिया। पहला डिसऑर्डर है टोरेट सिंड्रोम। टोरेट सिंड्रोम की अगर आप कोई एग्जांपल देखना चाहते हैं, तो जो मैंने आपको मूवी हिचकी मूवी बताई है ना, वो प्रॉपर इसी डिसऑर्डर के ऊपर बनी हुई है। अगर आप इस डिसऑर्डर का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखते हैं, तो क्राइटेरिया ए इसमें कहता है कि एक बच्चे में दोनों तरह की टिक्स हों, मोटर टिक भी हो और वोकल टिक भी हो। मीन्स कि वो मसल मूवमेंट भी करता हो, जैसे मैंने आपको बताया, वो बात करते हुए ऐसे गर्दन भी हिला सकता हो, ठीक है? या आइज ब्लिंक करता हो, या आर्म्स की ट्विचिंग करता हो, ठीक है? और आवाज़ भी निकालता हो कोई ना कोई, या गला साफ करने की या स्निफिंग, कोई भी आवाज़ भी निकालता हो, दोनों उसमें होनी चाहिए। ये मल्टीपल भी हो सकती हैं, ये भी हो सकता है 2 से ज़्यादा हों, मिनिमम दोनों होनी चाहिए, एक वोकल और एक मोटर, और उसके बाद फिर मल्टीपल हो सकती हैं कि 3-4 मोटर टिक्स हैं, गर्दन भी हिलाता है, आँखों को भी ब्लिंक करता है, आवाज़ भी निकालता है, मल्टीपल भी हो सकती हैं। ठीक है? मिनिमम 2 मैंने आपको बताया, एक मोटर से और एक वोकल से। और इसमें एक और एलिमेंट है कि ये भी हो सकता है कि एट अ टाइम्स इकट्ठी ना आती हों। एक टाइम पे मोटर टिक आती हो, एक टाइम पे वोकल टिक आती हो, तो इकट्ठी भी ना आती हो। अगर आप इसका क्राइटेरिया बी देखेंगे, तो वहाँ उन्होंने लिखा हुआ है दे मे वैक्स इन मेन, और इसका मतलब है कि एक इनकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि एक वक़्त में ये बहुत फ्रीक्वेंटली आती हों, और ऐसा भी हो सकता है कि एक वक़्त में ये बहुत कम आती हों। फ्रीक्वेंसी इनकी बहुत कम हो, लेकिन ये कंटिन्यू रहें, ख़त्म नहीं होनी चाहिए, और मिनिमम 1 साल होना चाहिए। 1 साल से अगर ज़्यादा हैं, तो ही आप टोरेट सिंड्रोम डायग्नोज़ करेंगे। अगर वो 1 साल से नीचे-नीचे हैं, तो आप उसको डायग्नोज़ नहीं करेंगे टोरेट सिंड्रोम के अंदर। क्राइटेरिया सी अगर आप देखेंगे, तो वहाँ उन्होंने लिखा हुआ है कि इसको आपने 18 साल से पहले-पहले डायग्नोज़ करना है। तो क्योंकि ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में आता है, बच्चों के डिसऑर्डर में आता है, तो ज़ाहिर है चाइल्डहुड में ही इसको डायग्नोज़ होना ज़रूरी है। अगर वहाँ पे ये डिसऑर्डर आया ही नहीं है, 18 साल से बाद आ रहा है, तो शायद आप इसको टोरेट सिंड्रोम में डायग्नोज़ नहीं करेंगे। क्राइटेरिया डी में इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर कोई फिजियोलॉजिकल रीज़न है या मेडिकल रीज़न है, तो आप इस डिसऑर्डर को डायग्नोज़ नहीं कर सकते। जैसे हम हर डिसऑर्डर में पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी अगर मेडिकल रीज़न आ रहा है या फिजियोलॉजिकल रीज़न आ रहा है, तो शायद आप उस डिसऑर्डर को डायग्नोज़ नहीं कर पाएँगे।
अब इसमें कौन से फिजियोलॉजिकल रीजन हो सकते हैं, जैसे सब्सटेंस अब्यूज, ठीक है, आपने कोकेन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की हुई है बच्चे ने, या वो आगे मदर ने की हुई है, या उधर से वो डिजीज़ आ गई है, या दूसरा इसमें है कि कोई मेडिकल डिजीज़ ना हो, ठीक है। अगर कोई मेडिकल डिजीज़ से आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है, जैसे हंटिंगटन डिजीज़ है। हंटिंगटन डिजीज जो है, इसमें आपके ब्रेन के जो नर्व सेल्स हैं ना, वो डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। जब वो डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं तो एक इंसान इनवॉलेंट्री मूवमेंट शो करता है। लेकिन ये 30 साल की उम्र के बाद बाद लोगों को होता है, 30 साल की उम्र से पहले पहले नहीं होता, ठीक है। एक तो ये डिजीज है, और दूसरा ये 30 साल की उम्र के बाद होता है। तो उससे आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। और दूसरा है पोस्ट वायरल इंसेफेलाइटिस। ये एक ब्रेन इन्फेक्शन है, जो वायरल इन्फेक्शन है। जब भी ब्रेन में एक इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके बाद वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स शो करता है, या टिक मूवमेंट शो करता है, ठीक। अब जो दूसरे नंबर पे है वो है परसिस्टेंट मोटर और वोकल टिक। इसका क्राइटेरिया ए ये है कि या तो सिंगल मोटर टिक होगी, बॉडी मूवमेंट होगी, जैसे हर्ट जर्किंग हो सकता है, आइज ब्लिंकिंग हो सकता है, ठीक है, या वोकल टिक होगी, जैसे गला साफ करना हो सकता है, स्निफिंग हो सकता है, येल्पिंग हो सकता है। कोई एक होनी चाहिए, ठीक है, दोनों नहीं होंगी। दोनों होंगी तो आप टोरेट सिंड्रोम में डायग्नोज करेंगे। क्राइटेरिया बी इसका अगर आप देखेंगे तो वहाँ उन्होंने लिखा हुआ है कि दे में वैक्स एंड वैन, वही एक टाइम पे फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा भी हो सकती है और एक टाइम पे बहुत कम भी हो सकती है, बट कंटिन्यू रहनी चाहिए। 1 साल इसका भी ड्यूरेशन है। 1 साल से पहले आप इसको भी डायग्नोज नहीं कर सकते, ठीक है। और उसके बाद क्राइटेरिया सी, क्राइटेरिया डी जो है वो सेम ही है जैसे टोरेट सिंड्रोम के हैं। अब अगर आप तीसरे नंबर पर देखें तो प्रोविजनल टिक डिसऑर्डर आता है। इसमें उन्होंने क्राइटेरिया ए में लिखा हुआ है कि एक बच्चे में सिंगल टिक भी हो सकती है, मल्टीपल टिक्स भी हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन उसको क्राइटेरिया बी में देखें, वो कह रहे हैं कि 1 साल से कम हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक बच्चा आया है, अभी उसको 6 महीने हुए हैं, कुछ टिक्स हो रही हैं, तो आप उसको प्रोविजनल टिक डिसऑर्डर में डायग्नोज करेंगे। अगर उसको 1 साल हो गया तो फिर आप उन दोनों में से कोई और डिसऑर्डर डायग्नोज करेंगे। मतलब इसमें टाइम ड्यूरेशन का फर्क है। अगर वो साल से नीचे नीचे है तो आप उसको प्रोविजनल टिक डिसऑर्डर में डायग्नोज करेंगे, चाहे सिंगल है चाहे वो मल्टीपल है। अगर वो साल से ऊपर चला गया तो फिर आप उन दो डिसऑर्डर में डायग्नोज करेंगे, और बाकी का क्राइटेरिया इनमें सेम है। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जो आपको हेल्प करेंगे इस डिसऑर्डर के अंदर। सबसे पहले ये कि जो पहली बार टिक है वो 4 साल से 6 साल की उम्र के दरमियान अक्कर होती है, जो फर्स्ट टिक शो करता है बच्चा, ठीक है। आइज ब्लिंकिंग इनिशियल टिक हो सकती है, आपका पहला सिम्टम हो सकता है, जरूरी नहीं हर बार हो, लेकिन पहला सिम्टम मोस्टली आइज ब्लिंकिंग ही होता है मेजॉरिटी टाइम्स। 10 साल से 12 साल की उम्र के दरमियान ये काफ़ी सवेयर हो जाती हैं, ये टिक्स जो हैं, ठीक है। एडोलेसेंस में जाके ये तकरीबन कम हो जाती हैं, बहुत मिनिमम हो जाती हैं, नज़र नहीं आती, और जब ये एडल्टहुड में चला जाता है बच्चा तो ये बहुत वर्स हो जाती हैं, बहुत सवेयर हो जाती हैं। और ये जो टिक्स है ना, मोस्टली इस वजह से होती हैं कि बच्चे की बॉडी में सेंसेशन हो रही होती है, उसका कोई और मेडिकल रीज़न नहीं होता, बस सेंसेशंस हैं या अर्ज होती है उसको बार बार मूव करने की, उसकी वजह से ये होती हैं, कंट्रोलेबल नहीं होती उसके लिए। आप किसी भी एक चीज़ को एग्जैक्ट कॉज नहीं कह सकते, इसमें कई फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर होता है, जैसे प्री नेटल और पेरीनेटल स्टेज है, जैसे फीटल की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही, फीवर बहुत ज़्यादा हुआ है माँ को या बच्चे को, या स्मोकिंग बहुत हुई है, या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हुआ है, या प्री टर्न बर्थ है, वक्त से पहले पैदाइश हो गई है बच्चे की, तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा 70 to 80% जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। और ये जो टिक्स हैं, जब भी बच्चे को एंजाइटी होगी, एक्साइटमेंट होगी, कोई भी इस तरह का इवेंट होगा, तो तब ये जो टिक्स हैं ये ज़्यादा सवेयर हो जाती हैं, और कूल काम रिलैक्स सिचुएशन में ये टिक्स कम होती हैं। मेल इससे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। अगर किसी बंदे को माइल्ड टू मॉडरेट लेवल की टिक्स है ना, तो वो इम्पेयरमेंट इतनी शो नहीं करता, मीन्स उसकी सोशल लाइफ तकरीबन ठीक रहती है, बाकी चीज़ें भी ठीक रहती हैं। लेकिन अगर वो सवेयर है तो फिर ज़ाहिर है उसकी इम्पेयरमेंट होती है, ये बहुत ज़्यादा विक्टिमाइज हो जाते हैं, अब्यूज़ भी हो जाते हैं, इनका मजाक बहुत ज़्यादा बनाया जाता है, तो ये इश्यूज़ इनको आइसोलेट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, ये इश्यूज़ इनको फेस करने पड़ते हैं। अब हम DSM-5 में देखते हैं इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में जो सबसे पहला उन्होंने बताया हुआ वो है एबनॉर्मल मूवमेंट डेट में कंपनी अदर मेडिकल कंडीशन इंक्लूडिंग अदर मूवमेंट डिसऑर्डर। जैसे स्टेरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर, ये मैं आपको ऑलरेडी एक लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। स्टेरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर में भी मूवमेंट्स होती हैं मुख्तलिफ किस्म की। वो लेक्चर आप देख लें। अब इसमें फ़र्क डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि बच्चे को स्टेरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर है या टिक डिसऑर्डर है। स्टेरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर जो है ना, वो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में होता है, लाइक शोल्डर से नीचे नीचे होता है, ठीक है। और जो टिक्स हैं वो शोल्डर से ऊपर ऊपर होता है, अपर पार्ट ऑफ बॉडी, लाइक शोल्डर्स, आर्म्स, ठीक है, नेक, हेड, ये फेस, यहाँ पे होता है। इसके अलावा जो स्टेरियोटाइपिक मूवमेंट्स हैं वो रिदमिक होती हैं, ठीक है, वो प्रिडिक्टेबल होती हैं, आपको पता होता है, जबकि टिक्स जो है वो नॉन रिदमिक होती हैं, ये प्रिडिक्टेबल नहीं होती। इसके अलावा जो सेकंड नंबर पे उन्होंने इसी के अंदर लिखा हुआ है वो है कोरिया। कोरिया जो है एक मूवमेंट डिसऑर्डर है जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से होता है, समझे कि एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही आ गया कि ये एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, जबकि टिक न्यूरोलॉजिकल डिजीज नहीं है। अब कोरिया जो है वो पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है,
ठीक है? लेकिन जो टिक्स हैं वो अपर पार्ट ऑफ बॉडी होता है, यहाँ पे टिक्स होती हैं, टिक्स नीचे के हिस्से में नहीं होती। कोरिया जो है वो रैपिड है, रैंडम है और इर्रेगुलर है, जबकि टिक जो है वो सडन है, ब्रीफ है और रिपिटेटिव है। इसके बाद अगर आप सेकंड नंबर पे देखेंगे तो उन्होंने लिखा हुआ है पैरोक्सिस्मल डिस्किनेसिस। पैरोक्सिस्मल जो है एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, इसमें भी जो है वो मूवमेंट्स होती हैं, बट ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से होती हैं, जबकि टिक्स जो है वो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन नहीं है, वो सेंसेशंस की वजह से होती हैं। अब इसमें जो मूवमेंट्स होती हैं पैरोक्सिस्मल में, वो एपिसोडिक होती हैं, मीन्स के एपिसोड है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट ये नहीं होता, ठीक है? आपको पता है कि 2 घंटे के लिए टेक्स आई और फिर चली गई, और फिर ये जब आएँगी तो 2 घंटे के लिए आएँगी या इस तरह एपिसोड में आती हैं, ठीक है? जबकि टेक्स्ट वो थ्रू आउट द डे होती हैं, वो एपिसोड में नहीं आती, वो किसी भी टाइम आ सकती हैं, अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है? इसमें आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एपिसोड की फॉर्म में आएँगी। तीसरे नंबर पे है हमारे पास मायोक्लोनस। मायोक्लोनस जो है वो एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो बहुत सडन होती है, ब्रीफ होती है, शॉक लाइक मसल कंट्रैक्शन है, जो टिक्स से बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होती है, ठीक है? ये बहुत रैपिड होती है और बहुत स्पॉन्टेनियस होती है, मतलब टिक्स को अगर आप 2x मल्टीप्लाई कर दें तो मायोक्लोनस हो जाता है। तो मतलब इसका डिफरेंस ये है कि जो टिक्स हैं, टिक डिसऑर्डर है, वो इतना रैपिड और इतना स्पॉन्टेनियस नहीं होता, जबकि मायोक्लोनस जो डिजीज़ है ये न्यूरोलॉजिकल है, दूसरा डिफरेंस तो ये है, और ये बहुत रैपिड और बहुत तेज़ होता है, ठीक है? इसके अलावा ओसीडी उन्होंने लिखा हुआ है, ओसीडी में इन्होंने कहा है कि ये दोनों को अकर कर सकते हैं, इसलिए डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मीन एक बंदे को ओसीडी ऑब्सेशन हो सकती है, जैसे नोज़ ट्विचिंग, ठीक है? अपने नाक के मसल्स को बार-बार बनाना, आइज़ ब्लिंकिंग की हो सकती है, ठीक है? या हेड जर्किंग की हो सकती है, शोल्डर मूवमेंट की हो सकती है, गला साफ करने की हो सकती है। इसमें डिफरेंस कैसे करेंगे आप, ठीक है? जो टिक हैं वो सेंसेशन की वजह से हैं, लेकिन जो ओसीडी है वो ऑब्सेशन की वजह से, उसको थॉट आती है कि उसका गला खराब है, या उसका गला खराब हो रहा है, उसको बार-बार खाँसी करनी है, या उसके नाक को ख़ारिश आ रही है, तो उसने करनी है, ठीक है? या अ, उसको कहीं चोट आई थी, या उसके बाद उसको ऑब्सेशन होती है कि इस तरह कंधे को मूव करना है, तो ये ऑब्सेशन आती है उसको बार-बार, ठीक है? तो ये जो डिफरेंस है वो ऑब्सेशन का और सेंसेशन का इसमें आएगा। और इसके बाद आखिर में उन्होंने लिखा हुआ है फंक्शनल टिक डिसऑर्डर, और उसमें सिंपल यही है कि जब भी एक बच्चे को 15 मिनट से 1 घंटे तक टिक्स आने लग जाएँ, तो वो फंक्शनल टिक डिसऑर्डर में उसको आप ले जाते हैं। अब सिम्पटम्स चेकलिस्ट देख लेते हैं थोड़ी-सी कि कौन-कौन सी टिक्स जो हैं वो एग्ज़िस्ट करती हैं। जो मुझे पता है मैं आपको बता देता हूँ, आप अपने पास नोट कर लें। जैसे आपके पास मोटर टिक्स में क्या-क्या होता है? आइज़ ब्लिंकिंग है, फेशियल ग्रिमेसिंग है, शोल्डर श्रगिंग है, हेड जर्किंग है, नोज़ ट्विचिंग है, नेक स्ट्रेचिंग है और आर्म जर्किंग है। इनमें से ज़्यादातर तो मैंने आपको बता दी हैं। फेशियल ग्रिमेसिंग जो है आप इसको नेट पे सर्च कर लीजिएगा। फेस के मसल के साथ कोई शक्लें बनाना या कुछ भी आपको, आप इसमें ज़्यादा बेहतर स्टडी कर लेंगे। इसके अलावा जो वोकल टिक्स हैं उनके बारे में बता देता हूँ। कुछ मैंने आपसे शेयर कर लिए हैं, कुछ नहीं भी शेयर किए होंगे। आप यूट्यूब पे या बाकी जगहों पे आपको इनकी एग्ज़ाम्पल्स बहुत अच्छे से मिल जाएँगी। जैसे ग्रंटिंग है, गले में से एक सख्त किस्म की आवाज़ निकालना, ठीक है? इसके अलावा स्निफ़िंग है, थ्रोट क्लियरिंग है, बार्किंग है, येल्पिंग है। ये सब चीज़ें जो हैं वोकल टिक्स में आती हैं। अब कुछ जो है ना वो कॉम्प्लेक्स वोकल टिक्स है, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की आ जाती हैं। अब उसमें क्या-क्या होता है, अगर आप ऐसे लोगों से बात करेंगे तो आपको आइडिया होगा। जैसे रिपीटिंग वर्ड्स और फ्रेज़ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। आप बात करें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई वर्ड को वो बार-बार रिपीट कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा रिपीटिंग ऑन वर्ड्स हो सकता है, रिपीटिंग लास्ट हर्ड वर्ड हो सकता है, या अटरिंग एनी इनएप्रोप्रिएट वर्ड जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, उस वर्ड को बार-बार बोल रहे हों। कॉम्प्लेक्स वोकल टिक्स में आती हैं, या एक कॉम्प्लेक्स मोटर टिक है, जैसे टचिंग ऑब्जेक्ट्स हो सकता है, सेंसेशन की वजह से कोई भी चीज़ों को टच करना बार-बार। अब जब भी टेक रिलेटेड डिसऑर्डर के क्लाइंट्स आपके पास आते हैं तो आपने उनकी असेसमेंट करनी होती है, और ये डिटेल असेसमेंट होती है। ये 2 तरह से होती है, एक उसकी मेडिकल इवैल्यूएशन होती है और एक है उसकी साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन जो आपके बिहाफ पे होगी। अब मेडिकल इवैल्यूएशन के लिए आप उसको न्यूरोलॉजिस्ट को रेफ़र कर देते हैं, फिर ज़ाहिर है वो अपने टेस्ट और अपनी रिपोर्ट्स बनाते हैं और देखते हैं कि कोई न्यूरोलॉजिकल इश्यू तो नहीं है। और अगर वहाँ से जो रिपोर्ट्स आती हैं उसकी बेस पे आप अपनी साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी करते हैं। अब साइकोलॉजिकल असेसमेंट कैसे की जाती है उसके प्रोसीजर आप नोट कर लीजिए अपने पास। सबसे पहले क्लाइंट की डिटेल केस हिस्ट्री लें, ठीक है? और आपको पता हो माइलस्टोन चेकलिस्ट भी आप कवर कर सकते हो उसके अंदर। अच्छा, वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। वीडियो रिकॉर्डिंग इसलिए ज़रूरी है कि अगर कभी-कभी क्लाइंट्स आपके सामने उस तरह से टेक्स्ट शो नहीं कर रहे होते, तो आप पेरेंट्स से कह सकते हैं कि आप कुछ वीडियोज़ रिकॉर्ड करके रखें, ताकि आपको इंटेंसिटी का, सेवेरिटी का आइडिया हो। कभी-कभी वो आपके सामने नहीं शो कर पाते।
और उसके बाद फिर आप सिम्पटम्स चेकलिस्ट कंप्लीट चेक करते हैं कि कौन-कौन से सिम्पटम्स हैं जो इनमें पाए जा रहे हैं, कौन-कौन सी टिक्स इनमें पाई जा रही हैं, और उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट आप अप्लाई करते हैं। ये टेस्ट के कुछ नाम हैं, आप अपने पास नोट कर सकते हैं, जैसे येल ब्राउन टिक सेवेरिटी स्केल है, टोरेट सिंड्रोम क्लिनिकल ग्लोबल इंप्रेशन स्केल है, सोशल रिस्पॉन्सिव स्केल है, और उसके बाद कुछ न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, जैसे वेस्लर इंटेलिजेंस टेस्ट आप उन पे अप्लाई करते हैं, बिहेवियर रेटिंग इन्वेंटरी फॉर एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग आप उन पे अप्लाई कर सकते हैं, स्ट्रूप कलर एंड वर्ड टेस्ट है, और उसके अलावा आप क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मेजर करते हैं उनकी, जिसमें आप पीडियाट्रिक क्वालिटी लाइफ इन्वेंटरी और शॉर्ट फॉर्म हेल्थ सर्वे करते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट के ऊपर आ जाते हैं कि आप इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ठीक है? एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, ठीक है? जिसमें कॉग्निटिव और बिहेवियरल पर्सपेक्टिव है, और एक मेडिकेशन है। ये 3 एरियाज़ हैं जिसमें आप इस पे काम करते हैं। अगर आप साइकोलॉजिकल में देखेंगे तो आप उस पे सीबीटी अप्लाई करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी फॉर द टिक्स। और कॉग्निटिव थेरेपी बहुत हेल्प करती है उसके माइंड को चेंज करने में, उसकी अर्जेस को कंट्रोल करने के लिए फिर आप बिहेवियर रिहर्सल ट्रेनिंग करवाते हैं उसको, ठीक है? दूसरे नंबर पे आप उसको करवाते हैं कॉम्प्रिहेंसिव बिहेवियरल इंटरवेंशन फॉर टिक्स, जिसमें एचआरटी कंपोनेंट होता है। ये थेरेपीज बहुत डिटेल वाली हैं, कभी आपको लेक्चर्स में डिटेल में शेयर करूंगा आपके साथ। इसके अलावा रिलैक्सेशन थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पीएमआर या डीप ब्रीथिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जब भी वो सेंसेशंस आ रही हैं, टिक्स आ रही हैं, आप उसको रिलैक्स करना सिखाते हैं, आप उसको मतलब आपने उसकी बॉडी को रिलैक्स करना होता है कि वो अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकता है। और मोस्टली पीएमआर उनको आप समझें कि हर डेली बेसिस पे आप उनको ना कहते हैं कि आपने ये पीएमआर थेरेपी अपने ऊपर अप्लाई करनी है, मतलब आप को सिखा देते हैं कि ये कैसे हेल्प करेगी आपको। इसके अलावा मेडिकेशन है, मेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि सेवेरिटी उसकी कम की जाए। कुछ मेडिकेशंस के नाम हैं, मैं सोच रहा हूँ आपसे शेयर कर ही देता हूँ। आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए आपको भी मेडिकेशन का कि इनको कौन-सी आप प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, साइकोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, बस आपको नॉलेज होना चाहिए कौन-कौन सी मेडिसिन्स हैं। मैं कुछ नाम बता देता हूँ, आप उनको नोट कर सकते हैं। जैसे एंटी साइकोटिक ड्रग्स इनको दी जाती हैं, डिपेंड करता है कि क्या सेवेरिटी लेवल है। जैसे हालोपेरिड्रोल है, रेस्पेरिड्रोन है, एरिप्रिपाज़ोल है, ज़ाइड है, फ्लूफेनाज़ाइन है, ओलानज़ेपाइन है। इसके अलावा अल्फ़ा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है। ये इसलिए यूज़ की जाती हैं ताकि जो न्यूरोट्रांसमीटर है ना ब्रेन के अंदर, उनको जाके ये इफ़ेक्ट करते हैं ताकि जो टिक्स का सेवेरिटी लेवल है ना वो थोड़ा रिड्यूस हो जाए। इसमें कोई मेडिकेशन है जैसे क्लोनिडाइन है, गुआनफिलाइन है। तीसरे नंबर पे बोटुलिनम टॉक्सिन है, जिसे बोटॉक्स इंजेक्शन भी बोलते हैं। ये इंजेक्शन जो है ना, वो जो टिक डिसऑर्डर का क्लाइंट होता है उसके मसल्स को थोड़ा वीक कर देते हैं। जिस भी मसल में वो सेंसेशंस बहुत ज़्यादा हैं उसको थोड़ा वीक, जब वीक हो गया तो ज़ाहिर है वो टिक्स उस तरह की नहीं रहेंगी। ये था आज का लेक्चर। आई होप मैंने आपको ईज़ी करके समझाया हो। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट की फॉर्म में पूछ सकते हैं। आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।